तो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने सीखा था, उस लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से आप 3D में क्रिस्टल्स को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। अब जो बाकी नॉर्मल किताबें होती हैं लास्ट ईयर तक, क्योंकि तुम लोगों की किताबें भी नॉर्मल हुआ करती थी, इस किताब को थोड़ा सा एबनॉर्मल बना दिया गया है। तुम्हारी बुक में सोचो वो जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया वो है ही नहीं, बस उसने नाम लिख दिया है कि ये 7 होते हैं, ठीक है, बस। और बाकी तो कुछ उसने दिया ही नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एक इंसान आगे ब्रेवियास लैटिस कैसे सिखा सकता है बिना उस टॉपिक के हुए। तो वो तुम्हारी बुक की कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं, हम मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। लेकिन फिर भी जो चार्ट था एंगल्स और साइड वगैरह को लेकर, वो ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है कि आप उसको याद नहीं कर सकते, वो आपको करना है। अदरवाइज तुम अपनी लास्ट ईयर की किताबें देखोगे तो उसमें वो चीज़ मिलेगी, एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें वो चीज़ मिलेगी, बट तुम्हारी बुक ने एक्सेप्शनली वो काम किया है, पता नहीं क्यों। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हमने क्रिस्टल लैटिस को उनके साइड्स और उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी क्लासीफाई कर चुके हैं, ठीक है। 7 टाइप के 3D में हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बने थे। ऑर्डर क्या था उन लोगों को याद रखने का? सबसे टॉप पे होता है क्यूबिक, सबसे बॉटम में होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के ऊपर होता है हेक्सागोनल, क्यूबिक के नीचे होता है टेट्रागोनल, बीच में बच जाते हैं 3। उन तीनों को याद करने के लिए वर्ड क्या था? OMT। O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक। डन। बाकी मैं एंगल्स वगैरह भी रिवाइज करवा के नहीं दे रही हूँ। तो अभी हम लोग अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। बल्कि ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वो टॉपिक है जिसके अराउंड आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। आप समझते हैं ये टॉपिक क्या है? हमने कल क्लास में ऑलरेडी क्या देखा था? यूनिट सेल पढ़ चुके थे। अच्छा, फिर हमने 3D में कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं, हमने वो पढ़ा था, बराबर, ओके। अभी हम लोगों के पास टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस है? 7 टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है। अभी जो 7 टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, ये 7 टाइप का क्रिस्टल लैटिस फर्दर और क्लासीफाई होता है, ठीक है। ये फर्दर क्या होता है? और क्लासीफाई होता है आपका 7 टाइप का क्रिस्टल लैटिस। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पहले नंबर पे आप लोगों का है क्यूबिक, तो जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है इसके और क्लासिफिकेशन होंगे। अगर मैं कहूँगी ट्राइक्लिनिक, तो जो ट्राइक्लिनिक है इसके और क्लासिफिकेशन होंगे। तो बात ये आती है कि आप क्रिस्टल लैटिस को फर्दर किस बेसिस पे क्लासिफाई कर पा रहे हो। हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ, हमेशा मेरा एक ही कहना रहता है कि आप जब भी कोई भी क्लासिफिकेशन करो, हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई बेसिस होता है जिसकी वजह से आप उसको क्लासिफाई करते हो। तो हमने क्या किया, इन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेट्स से अंशुल के पास एक क्यूबिक सिस्टम है और एक क्यूबिक सिस्टम मान लेते हैं पूर्वा के पास है। हम दो कहने को तो दोनों के पास ही क्यूबिक सिस्टम है, बट अब हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों के क्यूबिक सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ये दिखता है कि अंशुल का क्यूबिक सिस्टम में मानते हैं कि ABC इक्वल है, पूर्वा बोलेगी मेरे इसमें भी ABC इक्वल है। अंशुल कहेगा कि मेरे क्यूबिक सिस्टम में अल्फा बीटा गामा इक्वल है और 90 डिग्री के हैं, पूर्वा कहेगी मेरे इसमें भी यही है। तो बात यह आती है कि आखिर दोनों के क्यूबिक सिस्टम में डिफरेंस क्या आ चुका है, ठीक है, चेंज आपको वहां पे क्या देखने को मिल रहा है। तो बात आता है कि आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस को, ठीक है, जब आप उस क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हो, यूनिट सेल समझते हो ना क्या होता है, कल हमने सीखा था, है ना। जब आप उस यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हो, उसके लेंथ और उसके एंगल को छोड़कर, ठीक है, आप उसके यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हो। क्या ऑब्जर्व करते हो? व्हाट टू ऑब्जर्व? क्या हम लोगों को उसकी एज लेंथ कंपेयर करनी है? क्या नहीं करनी? क्यों? अगर कर भी लिया तो क्या पता चलेगा? अंशुल में ABC इक्वल है, पूर्वा केस के पास भी ABC इक्वल है। क्या हमको एंगल्स कंपेयर करने हैं? क्या नहीं? क्या मिलेगा एंगल कंपेयर करके? अंशुल के एंगल में अल्फा बीटा गामा 90 है, पूर्वा केस में भी अल्फा बीटा गामा इक्वल है 90 है। तो ऑब्जर्व क्या करें? तो एक्चुअली में अब हम लोग यूनिट सेल में उनके अल्फा बीटा गामा और उनके ABC, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर हम उनके इसमें ऑब्जर्व करते हैं उनके अंदर रहने वाले
पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। यूजुअली पार्टिकल्स के नाम पर आप एटम्स हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आयन्स हो, या फिर हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, एक्सेट्रा। बट एटम्स एंड आयन्स आर द मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स इन आप लोगों का व्हाट? सॉलिड स्टेट। आप क्या देखते हो? उनकी अरेंजमेंट चेक करते हो, ठीक है, कि किस तरीके से उस यूनिट सेल के अंदर एटम्स अरेंज हैं, हाउ द आयन्स आर अरेंज विथ इन दैट यूनिट सेल। आप ये चीज देखते हो। तो जब आप ये चीज देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि यूनिट सेल को उसके अंदर, ध्यान से रखना मैं सॉलिड नहीं बोल रही हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात को लेके कंफ्यूज आते हैं मैडम कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे तो हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं, क्रिस्टलन एंड अमॉर्फस। बट वो मैंने सॉलिड को क्लासिफाई किया था। मैंने किसको क्लासिफाई किया था? सॉलिड को क्लासिफाई किया था। अभी उस क्रिस्टलन सॉलिड के अंदर हम फिर से उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि अंशुल का अरेंजमेंट इरेग्युलर है और पूर्वा का रेगुलर है, दोनों का ही अरेंजमेंट रेगुलर है, ठीक है, दोनों का ही अरेंजमेंट रेगुलर है। बट कैसे रेगुलर है? जैसे कि क्लास में मान लेते हैं एक तरफ की रो में सारे लड़कों को बैठा दिया और क्लास की एक तरफ की रो में सारी लड़कियों को बैठा दिया, क्या ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है? यस इट इज। मान लेते हैं हम ऐसा बैठा रहे, एक बेंच पे एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, क्या ये रेगुलर नहीं है? ये भी रेगुलर है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अंशुल का क्रिस्टल इरेगुलर है और पूर्वा का क्रिस्टल रेगुलर नहीं है, या जो भी हो, दोनों का ही रेगुलर है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही किसको रहे हैं? क्रिस्टल्स को पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल्स का मतलब ही होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्रिस्टल्स का मतलब ही क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बट द पॉइंट इज हाउ दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। क्या ऐसा किया गया है क्या कि एक सेक्शन पूरा लड़कों का, एक सेक्शन पूरी लड़कियों का, या फिर दोनों को मिक्स कर दिया गया है? बराबर समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत ही डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। तुम्हारे पास मान लेते हैं बैगन है, ब्रिंजल, ठीक है, ये आप लोगों के पास है। अब इसकी सब्जी तुमको क्रिएट करनी है। अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम बैगन का या तो भरता बना लो, या तो उसको भरवा बैगन बना लो, या फिर उसको काट लो, या फिर वो बंगाली स्टाइल वाला बैगन बना लो, और भी होते होंगे बहुत सारे। तो इट मीन्स क्या वो डिशेस नहीं है बैगन की? है, बैगन एक ही है बट उससे बनने वाली देखो डिशेस कितनी सारी हैं। यूनिवर्सल फेमस इंसान पनीर है ना, आप पनीर की कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिशेस बना सकते हो। फिर तो बात ये है कि मैं जानती हूँ कि पार्टिकल्स अरेंज्ड है, बट कैसे अरेंज्ड है? पूर्वा के इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है और अंशुल के इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, ये हम लोगों का अभी मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये हम लोगों का कंसर्न है कि आखिर अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, कि आखिर अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग, हमारे जो यूनिट सेल होता है, हमारे पास जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यूनिट सेल को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? दो। हमने अभी तक यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया था क्या? नहीं किया था। हम लोग अभी यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे को कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एक को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे को कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिमिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर्ड? एंड इवन मैं ये भी तुम्हें बता दूं कि सेंटर्ड को हम लोग और फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बीसीसी, एक को हम कहते हैं एफसीसी और एक को हम कहते हैं ईसीसी, ठीक है। अच्छा, ये आगे की बातचीत है। फिलहाल अभी समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया बताओ। हम लोगों ने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया, ठीक है। क्यों क्लासिफाई किया? क्योंकि जब हम लोग क्यूबिक, जैसे हमने ऊपर बात की ना कि क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास 7 टाइप्स के, तो एक अंशुल के पास क्रिस्टल था, वो बोल रहा है कि मेरा क्रिस्टल क्यूबिक है। पूर्वा कह रही है कि मेरा सिस्टम भी क्यूबिक है। फिर हमने क्या किया, दोनों के क्यूबिक सिस्टम्स की लेट्स से प्रॉपर्टीज मेजर करनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि पूर्वा और अंशुल के क्यूबिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज के आंसर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है।
तो ये चीज बताती है कि दोनों के क्रिस्टल्स में कुछ तो मतलब अलग है। तो लेकिन दोनों ही एकदम टिके हुए हैं अपने पे, नहीं मैडम हमारा भी क्यूबिक है, वो बोल रही है मेरा भी क्यूबिक है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? ये प्रॉपर्टीज के अंदर आपको डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, आप ये सोचते हो। तो जब आप ये सोचते हो तो आपको जवाब में रिटर्न में रिप्लाई मिलता है कि उन क्रिस्टल्स के अंदर उनके जो यूनिट सेल्स हैं, उन यूनिट सेल्स के अंदर जाओ, उन यूनिट सेल्स के अंदर के एटम्स का अरेंजमेंट देखो। ठीक है, मतलब पूर्वा केस में भी पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड है, नो डाउट। अंशुल केस में भी रेगुलरली अरेंज्ड है, नो डाउट। बट कैसे रेगुलरली अरेंज्ड है, हाउ दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, ये जाके आप पता करो, ये जाके आप पता करो। तो जब हम ये देखने गए और ये पता करने जब हम गए तो हम ये पाते हैं कि यूनिट सेल्स को उनके अंदर मौजूद एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे को कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिमिटिव? तो देखो मैं तुम्हें प्रिमिटिव का एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। 2-3 एग्जांपल बताती हूँ, तुम 2-3 एग्जांपल्स में से जिससे जो समझ लो। तुम लोग लेट्स से कार परचेज करने गए, जब कोई एक पर्टिकुलर कार मार्केट में आती है, मान लेते हैं अब क्या नाम है वो, अल्ट्रोस, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है कुछ महीनों पहले तो नहीं, लेट्स से वो जब लॉन्च हुई है, उसके मॉडल्स हैं, ठीक है। 4 लाख वाला, 4 एग्जैक्टली प्राइस तो मुझे नहीं पता उतना, क्योंकि इस फील्ड में मेरी जानकारी रहती नहीं, बट जो भी है उसके प्राइस रेंज है टोटल आई थिंक 3 या 4 उसके मॉडल हैं। बट जब टीवी में ऐड आता है उस चीज का, या फिर आप किसी और जगह उसका ऐड पढ़ते हो, तो आप सिर्फ अल्ट्रोस देखते हो। आपको कभी ये नहीं बताया जाता है, जब आप शोरूम में जाते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा उस अल्ट्रोस नाम के अंतर्गत हमारे पास ये वैरायटीज मौजूद है। जैसे अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो थोड़ी सी डीजल, मतलब जो डीजल वाली है उसका कॉस्ट अलग होगा, जो पेट्रोल वाली है उसका कॉस्ट अलग होगा। अच्छा, उसके अलावा कार में भी कैसा होता है, आप लोगों का जो उसका इंटीरियर होता है, उस इंटीरियर को वो देखना बहुत ही सजा वजा के देते हैं। अगर आप वो सजा कर ले रहे हो तो उसका प्राइस अलग होता है। अगर आप शोरूम वाले को कह रहे हो मुझे उसके अंदर की एसेसरीज नहीं चाहिए, बस मुझे तुम एक डब्बा पकड़ा दो, मैं इसको बाहर मार्केट में खुद ही जाकर सजा लूंगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस मॉडल। बेस मॉडल का मतलब सबसे सिंपलेस्ट अवेलेबल मॉडल। उसमें क्या होंगे, 4 टायर होंगे, स्टीयरिंग होगी, आपका ऑब्वियसली जो बाकी कार के मतलब बेसिक क्या कहते हैं उसको, पार्ट्स होंगे, वो होंगे, मतलब कार चलेगी। अंदर उसके जो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं वो हो सकता है तुमको ना मिले, है ना। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे सिंपल चीज। उससे सिंपल क्या पॉसिबल है? उससे सिंपल मांगने जाओगे तो शोरूम वाला बोलेगा भैया आप 4 चक्के ले लो, पटिए के ऊपर लगा लो और क्या बना लो, कार्ट बना लो, है ना। कार्ट यानी कि लेट्स से बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी, जो भी आपको बनानी है बना लो, ये बोलेगा फिर वो आपको। तो जो सबसे सिंपलेस्ट चीज पॉसिबल हो सकती है, सबसे सिंपलेस्ट चीज, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। अब जैसे मेरे पास जो मेरी स्कूटी है, जब वो मेरा भाई उसको लेने गया था, वो लेकर आए थे वो लोग, मुझे तो पता नहीं था कि वो आ रही है, तो उसने सोचो वहां पे क्या चालूगिरी दिखाई, अमाउंट ऑफ मनी तो जो लिया जितना लिया, उसने क्या किया, स्कूटी के साथ जो उसके आजू बाजू उसकी बॉडी के देखना मेटल रॉड्स लग के आते हैं, एक्सेस में लग के आते हैं मेटल के रॉड्स, वो उसमें नहीं थे। तो मेरे को तो वैसे भी इतना ध्यान रहता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, मेरे को तो चलाने से मतलब है। तो मैंने एक बार अपने कॉलेज टाइम में ये देखा कि अरे मेरे बाजू में एक और ने स्कूटी ली हुई थी और उसके पास वो मेटल रॉड्स थे। तो मैंने उसको पूछा अपनी स्कूटी में मेटल रॉड्स क्यों नहीं है, तो उसने क्या जवाब दिया, मैंने मेटल रॉड्स के बिना वाली ले ली, उससे ना मेरे सर्टेन 1000 रुपए बच गए। बताओ, ये वाली हरकत तो जो बिना मेटल रॉड की आई है, तो वो वाली चीज क्या कहलाती है, आपकी सिंपलेस्ट कहलाती है। उससे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? फिर तो वो बोलेगा कि भैया आप टायर ले लो, टायर ही चलाओ या साइकिल खरीद लो, राइट। तो किसी भी चीज में जो सबसे सिंपल चीज एग्जिस्ट कर सकती है, सबसे सिंपल चीज, उससे सिंपल हो पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव, बराबर। अच्छा,
और अगर उस सिंपल चीज में आप थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दो, जैसे कि आपके कार के अंदर एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी वाली लेट से कार हो गई वो, मान ले आजकल तो सभी कार में होता है, बट स्टिल मान लेते हैं किसी कार में और भी कुछ कुछ चीजें लगी हुई हैं, एक्सेट्रा 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 सिस्टम। आजकल तो वो भी आ गया है कि फ्रंट और बैक में कैमरास होते हैं, ताकि आप जब पार्किंग करो या चलाओ तो आपको दिख रहा हो कि पीछे क्या है या आगे में आपकी गाड़ी के क्या है ना। तो ऐसे में जब भी आप क्या कर देते हो, कुछ वेरिएशन क्रिएट कर देते हो, ठीक है, आप अगर क्या कर देते हो, वेरिएशन क्रिएट कर देते हो, तो वो चीज फिर सिंपलेस्ट नहीं रहती। वो चीज क्या कहलाने लगती है, आप लोगों की थोड़ी सी अपग्रेडेड मॉडल कहलाने लगता है। तो बस प्रिमिटिव का मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट, उससे सिंपलेस्ट चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दुनिया में मतलब उस पर्टिकुलर चीज में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और उसके बाद सेंटर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल आपको मिल गया है। तो सेंटर्ड को आप इस तरीके से याद रखो कि आपका यूनिट सेल क्या है, अपग्रेडेड है, और प्रिमिटिव को आप इस तरीके से याद रखो कि आपका जो यूनिट सेल है वो कैसा है, सिंपलेस्ट है। बस इतना ही। अब हमको समझना है कि सिंपलेस्ट दिखता कैसे है। ये तो हमने पढ़ लिया कि दो टाइप्स हो गए, सिंपलेस्ट, और एक टाइप हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड। हमें समझना है कि हाउ द सिंपलेस्ट लुक। तो देखो सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भले हम टोटल 60 टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बट एक्चुअली में सॉलिड स्टेट की पढ़ाई करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, और वो है आप लोगों का क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अलावा आप कोई दूसरा सिस्टम पढ़ोगे ही नहीं आपके सिलेबस में। हो सकता है थोड़े बहुत तौर पे आप क्या पढ़ लो, हेक्सागोनल सिस्टम पढ़ लो, लेकिन हेक्सागोनल सिस्टम के बाद आप कोई दूसरा सिस्टम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हेक्सागोनल भी, एक मिनट रुको जी, ठीक है, तो आप इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो ये बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट, मैं सिंपलेस्ट में किसकी बात कर रही हूँ, रोम्बोहेड्रल की क्या, नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को अल्ट्रोस का मैं बेस मॉडल लेट से खरीद रही हूँ, मान लेते हैं, तो वहां पे अपन वर्ड क्या मेंशन करते हैं, अल्ट्रोस का ले रहे हैं, या फिर तुम ये मेंशन करोगे i20 का ले रहे हो, या आई डोंट नो, मेरे को ज्यादा नाम नहीं पता है कार्स के, जो थोड़े बहुत मैंने सुने हैं वही मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, अदरवाइज ये फील्ड मेरी है ही नहीं, आई जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया। तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस चीज का सिंपलेस्ट मॉडल की बात कर रहे हो। तो हम लोग अभी फिलहाल जो सिंपलेस्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं वो क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। किसके लिए पढ़ेंगे, क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। तो आप क्या कर लो, अपना एक क्यूब बना लो, ठीक है, आप क्या कर लो, अपना एक क्यूब बना लो। क्यूब बनाना तो छोटे क्लास में देखो सबको सिखाया ही होगा, है ना। ये आप लोगों ने अपना क्या कर लिया, क्यूब बना लिया, डन, ओके। अब इस क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, है ना, कॉर्नर्स यानी कि इसके वर्टाइसेस, हर वर्टाइसेस पर आपका एक एटम रहता है, या हो सकता है आयन रहता हो, है ना। तो ये आपका एटम है हर वर्टेक्स पे। देखो टोटल क्यूब में कितनी वर्टेक्स होती हैं, 8, हर वर्टेक्स पे कितने एटम होते हैं आप लोगों के, एक एक। इससे सिंपल चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और बस इसी को हम लोग कहते हैं हमारा सिंपल क्यूबिक, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्योंकि मैं क्यूब को लेकर ये चीज आपको बना के दिखा रही हूं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कल को मैं एक ट्राइक्लिनिक बनाती, और ट्राइक्लिनिक में भी 8 ही वर्टेक्स होते हैं, और ट्राइक्लिनिक के 8 वर्टेक्स पे अगर मैं एक एक एटम रख देती तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो बेसिकली सिंपल का मतलब ये होता है किसी भी यूनिट सेल के पास जाओ, उसके कॉर्नर पे एक एक एटम्स को रख दो, बस दैट विल बी नोन एज सिंपल, ठीक है। ये देखो इस तरीके का आप लोगों का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखता है। ये एक क्यूब है, और क्यूब के हर कॉर्नर पे आपने क्या क्या रखा है, एक एक एटम रखे, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो बेसिकली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं, 8 एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है,
8 एटम्स आपको अपीयर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे कितने एटम्स हैं, आप लोगों के 8 एटम्स हैं, ठीक है ना। रियलिटी में हम लोग 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे कि ये 8 के साथ क्या होता है, वो हमारी 2-3 दिन की बाद की क्लास है। बट रियलिटी में कितने एटम्स होते हैं आप लोगों के पास? 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। रियलिटी में भी हमको ऐसा लग रहा है कितने होते हैं? 8, हर एक कॉर्नर पे एक एक, ठीक है। वो कंप्लीटली उस क्यूब का पार्ट नहीं होता, इस स्टेटमेंट को काइंडली आप अभी इग्नोर कर दीजिए। बट आगे की क्लास में हम लोग इसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका नाम सीख रहे हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पे। भैया दूसरे वाले क्या है आप लोगों के? तो दूसरे वालों में आ जाओ। दूसरे वाले होते हैं एक बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब आप लोगों के 8 एटम्स कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे होंगे, मतलब हर एक कॉर्नर पर आपको एक एटम मिलेगा टोटल, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 एटम हो गए। प्लस इसके अलावा उस पूरे के पूरे क्यूब का कोई ना कोई सेंटर होगा। अभी जिस कमरे में तुम बैठे हो, मान लो कि वो कमरा एक क्यूब है, तो उस क्यूब का कोई ना कोई सेंटर होगा ना, उस कमरे का कोई ना कोई एक सेंटर होगा बीचों बीच। लेट से ये कमरा है, मान लेते हैं कमरा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ऐसा ही उस क्यूब का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। बस, तो आपको एक एटम और लाना है, और एक एटम लाकर आपको कहाँ रखना है? उसके सेंटर पे रख देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिस्टम कैसा दिखेगा कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये हम लोगों का क्यूब है, और मैं तुमसे कहूं तुम्हें बॉडी सेंटर ड्रॉ करना है, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे? आप कहोगे बॉडी सेंटर ड्रॉ करने के लिए आपको कॉर्नर पे तो 8 एटम बनाना ही है। मतलब ऐसा कभी होता है क्या कि तुमने बेस मॉडल में मान लेते हैं आपको 4 चक्के मिल रहे हैं गाड़ी के साथ, और अगर आप थोड़ी और महंगी वाली गाड़ी लोगे तो चक्के निकाल देंगे वो लोग। अरे यार, जो चीज बेस मॉडल में है वो उससे अपग्रेडेड मॉडल्स में तो होगी ही होगी ना, बट कुछ और भी होगा, एक्स्ट्रा भी होगा। तुम एक नॉर्मल पिज्जा मंगाओगे तो नॉर्मल पिज्जा में बेस तो होगा ना, उसका क्या कहते हैं उसको, क्रेस्ट कहते हैं आई थिंक, जो भी, वो तो कम से कम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो क्रेस्ट ही गायब कर देगा आपके मतलब थोड़े महंगे वाले पिज्जा में, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, हो सकता है उसमें क्या हो, थोड़ी टॉपिंग्स और ज्यादा हो सकता है उसमें चीज आपको एक्स्ट्रा मिले, तो पैसा ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी, राइट। लेकिन जो बेसिक चीजें होती कम से कम वो तो मिलेगा, बेसिक फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल है कि 8 एटम्स कॉर्नर पे होना अनिवार्य है। लेकिन बॉडी सेंटर कहता है कि मेरे पास उन कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के बीचों बीच भी एक और एटम रहता है। एंड जब हम लोग पेपर में एक्चुअली में क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे तो वो बीच वाले एटम को हम कहाँ शो करेंगे? वो बीच वाले एटम को यहाँ शो करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हाथ से एटम्स बनाकर दिखा रही हूं, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर जब तुमको लिखने जाओ, जब तुम अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, या जब तुम्हें आंसर्स लिखने हो, तो तुम किस तरीके से कहाँ पे कौन से एटम्स लगाओगे। एनिमेटेड इमेज देख के समझ तो आ जाती हैं चीजें, बट होता क्या है, आप जब उसको 3D की जगह 2D वाले पेपर में बनाने जाते हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज हाउ अ बीसीसी लुक। और एक बार ऊपर देख लो कैसा दिख रहा है आपका बीसीसी एक बार और। जैसे कि ये हो गया एटम नंबर 1, देखो कॉर्नर पे, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, एटम नंबर 5, एटम नंबर 6, एटम नंबर 7, कहीं छूट गया क्या? हाँ, एटम नंबर 8 दिख रहे हैं। 8 एटम्स तो कॉर्नर पे हैं, बट देखो ये एक एटम आप लोगों के कहाँ पर है? बॉडी के सेंटर पर है। अब क्यूब में बॉडी का सेंटर हम कैसे पहचानेंगे? तो बेसिकली इस जगह को आप क्या कहोगे? बॉडी का सेंटर कहोगे। दिस इज नोन एज व्हाट? बीसीसी। सिमिलरली अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एफसीसी, तो आपका जवाब क्या होगा कि आपके पास 8 एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर में तो रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है क्या होगा ही होगा, आप लोगों के एक एटम, ठीक है, ईच फेस कंटेन्स 1 एटम। हर फेस के पास क्या होगा? एक एटम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि फेस का मीनिंग क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्यूब बनाकर दे दूं, लेट्स से ये आप लोगों का क्यूब है।
अब उस क्यूब की जो एक सरफेस होती है, राइट, जैसे जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे की छत एक सरफेस है, उस कमरे की जमीन एक सरफेस है, उसका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक की जो 4 दीवारें हैं दैट आर सरफेसेस. सो दैट सरफेसेस आर नोन एज आप लोगों का फेस. तो देखो कितने फेस हैं. ये पहला फेस, बोलो इसे क्या कहते हैं. इसको हम लोग कहेंगे आप लोगों का टॉप. ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, टॉप. बोलो दूसरी सरफेस कहाँ है. दूसरी सरफेस ढूंढो. ये ग्रीन वाली सरफेस देखो. दिस ग्रीन सरफेस इज नोन एज व्हाट, बॉटम. तो एक टॉप होता है, एक होता है बॉटम. अच्छा, तीसरी सरफेस ढूंढो. तीसरी सरफेस कहाँ पर है. एक ये है, देखो ये जो वाला शेड कर रही हूँ. अच्छा, ये तो ग्रीन वाले शेड से ही मैच हो गया. इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, देखो ब्लू टाइप का शेड. ये आप लोगों का क्या होता है, राइट साइड. ये राइट साइड की दीवार हो गई है ना. अच्छा, उसके बाद एक और शेड ढूंढते हैं ब्राउन कलर की. ये देखो मैंने ब्राउन कलर से शेडिंग की. ये क्या हो गई, ये आप लोगों की लेफ्ट साइड की दीवार हुई. टोटल अभी तक कितने फेसेस हो गए, 4. और भी तो होते हैं. टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, 6 फेसेस. तो छठवा किधर है, सामने और पीछे. अब उस सामने और पीछे को हम प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, बट देखो ये जो तुम्हें सामने की तरफ दिख रहा है, ये जो तुम्हें सामने की तरफ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन, दिस रेड वाला पोर्शन इज नोन एज फ्रंट. सिमिलरली ये जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा, कहाँ पे, हाँ ये देखो पीछे की तरफ, यानी कि ये उतना प्रॉपर तो नहीं दिखा सकती, बट ये जो पीछे की तरफ है, कहाँ पर, ये वाला पार्ट. ये देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला. ये क्या है आपका बैक पोर्शन. ये क्या है आपका बैक पोर्शन. सिमिलरली ये वाला ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये वाला और ये वाला, दिस इज योर फ्रंट पोर्शन. ये आपका कौन सा पोर्शन है, फ्रंट. तो टोटल कितने फेजेस होते हैं, 6. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहता है कि हर फेस पर आपको एक एटम रखना है. कॉर्नर्स पे तो होंगे नो डाउट, बट कॉर्नर्स के अलावा आप लोगों को और कहाँ पे मिलेंगे, फेजेस पे भी मिलेंगे. यानी कि आपके पास हो गया, ये मान लेते हैं एक क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया. लेट्स से, एक मिनट, आई होप सो कि क्यूब बनाना सभी को आता है. ठीक है, मेरे से तो बेहतर ही आता होगा. अच्छा, अब हम लोगों को एटम्स बनाने हैं. तो कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक एटम होगा नो डाउट. यहाँ एक एटम, यहाँ दूसरा एटम, यहाँ तीसरा एटम, यहाँ चौथा एटम, यहाँ 5वां, यहाँ 6वां, यहाँ 7वां, यहाँ 8वां. ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बट हर एक फेस के बीचों बीच आपको एक एटम देना ही देना है. तो टॉप देखो, टॉप के बीच में एक एटम दे दो, ये हो गया एक. लेफ्ट साइड के इसमें एक बीच में एटम दे दो, ये हो गया 2. राइट साइड के इसमें बीच में एक एटम दे दो, ये हो गया 3. बॉटम में दे दो, ये हो गया 4. अब मैं फ्रंट और बैक में कैसे दूं, हाउ विल आई शो द एटम्स एट फ्रंट और बैक. मतलब सामने वाले को मैं कैसे दिखाऊं और पीछे वाले को मैं कैसे दिखाऊं, बताओ. ये मेरे पास डाउट आ गया. तो ऐसे में हम लोग उसको बस ऐसे शो कर देते हैं. ये लो, ये ऐसे. अब ये 2 एटम्स एक ही जगह रह रहे हैं, एक फ्रंट वाले को शो करता है और एक बैक वाले को, क्योंकि हम 2D में दिखा नहीं सकते ना. तो इस तरीके से FCC में हर कॉर्नर पे एक एटम होता है और हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम होता है. इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग देखो क्या कहते हैं, FCC कहते हैं. चेक करिए, देखो ध्यान से देखना. ये टॉप वाली एक फेज है, दिख रहा है, ये टॉप वाली एक फेज है, दिख रहा है. देखो इस फेज के बीच में ये एटम है, दिख रहा है, इसको कहते हैं FCC. ये देखो ये वाली आप लोगों की एक फेज है, यहां से, अच्छा ये कलर अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये देखते ये भी अच्छा नहीं है. ओह माय गॉड, फिर क्या अच्छा है, लेट मी ट्राई समथिंग. हाँ ये ग्रीन, ये देखो ये एक फेस हो गई, ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर आया. देखो कॉर्नर पे तो एटम्स है ही हैं. कैसे, एक ये, एक मिनट, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक देखो ये कॉर्नर, एक ये पीछे की तरफ छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है उतने प्रॉपरली, और एक ये देखो इसके बीचों बीच में. सो दिस आर नोन एज वॉस आप लोगों का FCC. इसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों की FCC कहते हो. ठीक है, तो समझ रहे हो ये बॉडी सेंटर्ड क्या है और फेस सेंटर्ड क्या है. बस एक और पढ़ लेते हैं, एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड एक्चुअली उतना फेमस नहीं है, एंड इवन आप लोगों के सिलेबस में भी आपको ये चीज
उतनी ज़्यादा तौर पे देखने को नहीं मिलेगी। कौन सा वाला बोल रही हूँ मैं? एंड सेंटर्ड कह रही हूँ। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो देखते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम किसे कहेंगे। तो देखो, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इस बात पे तो तुम जरा भी डाउट मत रखना कि कॉर्नर पे एटम्स नहीं होंगे। कॉर्नर में तो यार डेफिनेटली एटम्स होने ही होने हैं, उसके बिना कैसे चलेगा, राइट? ओके, सो देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स में बोलो कितने एटम? आप लोगों के 8 एटम्स। हर कॉर्नर में एक एटम बना दिया, ये इस तरीके से, ठीक है, हर कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंड सेंटर्ड देन? तो एक्चुअली इसमें ये होता है, आप कोई भी एक पेयर चूज कर लो, ठीक है, बराबर, कोई भी आप क्या कर लो, एक पेयर चूज कर लो। पेयर, तुम बोलोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेयर, ठीक है, आपका मतलब क्या है, किस चीज का पेयर चूज करना है? कोई भी 2 अपोजिट फेसेस का पेयर चूज कर लो। 2 अपोजिट फेसेस का पेयर चूज कर लो। 2 अपोजिट फेसेस का पेयर। अब जैसे तुम जिस कमरे में बैठे हो, तो टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम वाला एक पेयर ले सकते हो। आप लेफ्ट एंड राइट वाला एक पेयर ले सकते हो, राइट? आप फ्रंट एंड बैक वाला एक पेयर ले सकते हो। तो ये टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल होते हैं? 3। इन 3 में से आपको जो पेयर लेना है आप वो पेयर ले लो, ठीक है, बट एक ही पेयर लेना अलाउड है। हाँ, एक ही पेयर लेना अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप तीनों पेयर उठा के चले आ रहे हो। अब हो सकता है पूर्वा ने टॉप एंड बॉटम लिया, मैंने लेफ्ट एंड राइट ले लिया, कोई भी एक पेयर आप चूज कर लो और उस एक पेयर के फेसेस, वो जो फेसेस आप चूज किए हो, उस एक पेयर वाले फेसेस पे बीच में एटम लगा दो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप एंड बॉटम लिया है, तो टॉप के बीच में एक एटम, बॉटम के बीच में एक एटम, खत्म। यही होता है एंड सेंटर्ड। यानी कि एंड सेंटर में हर फेसेस में के बीच में एक एक एटम नहीं होता, ठीक है। एंड सेंटर में क्या होता है, कोई भी एक पेयर आपको चूज करना पड़ता है, किसका? अपोजिट फेजेस का, और उसके सेंटर में आपको क्या लगाना रहता है? एटम। और बाकी जगह आपकी कैसी रहती है? खाली। बाकी जगह आपकी कैसी रहती हैं? खाली। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड सेंटर्ड इज लेस कॉमन, ठीक है, ज्यादा ये उतना फेमस नहीं है। अच्छा, अब उसमें मैं तुम्हें बता दूं, अब जैसे हमारे इंडिया में तो इतना अलाउड नहीं है, बट जो बाहर की कंट्रीज होती हैं, डिस्कवरी या बाकी जो आपके चैनल्स होते हैं, उसमें देखना शोज आते हैं कि लोग कस्टमाइज्ड कार बनाते हैं, कस्टमाइज्ड गाड़ियां बनाते हैं। कुछ सालों पहले एक न्यूज आई थी कि गुजरात से एक फैमिली नागपुर में एक फंक्शन अटेंड करने आई थी, उन्होंने अपनी एक कस्टमाइज्ड गाड़ी बनाई थी, बहुत लंबी सी, ठीक है, कार थी। तो बेसिकली उस कस्टमाइज कार को नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने क्या कर लिया था? धर लिया था, ठीक है, नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने उसको धर लिया था। और वो उसके बाद ये पे न्यूज में भी आई ये चीज की, देखिए वो गाड़ी पड़ी हुई है आपके, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे लाइसेंस वगैरह बनता है उस जगह को, हे भगवान, मैं तो कभी कभी वर्ड्स ही भूल जाती हूँ, जो भी वो जगह, आरटीओ, राइट, आरटीओ, उस पर्टिकुलर आरटीओ में वो गाड़ी पड़ी हुई है। एंड इवन अभी भी वो वहां पे पड़ी हुई है, तुम जाओगे तो तुम्हें दिख भी जाएगी, सामने ही पड़ी रहती है वो। तो इंडिया में तो उतना अलाउड नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में अलाउड है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा टीचर पेपर में क्वेश्चन पूछने वाला तुम्हें कस्टमाइज्ड यूनिट सेल नहीं दे सकता, वो तुम्हें कस्टमाइज्ड यूनिट सेल भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको 7 एटम्स कहाँ रखने हैं? कॉर्नर में रखने हैं, प्लस आपको क्या रखना है? एक एटम बॉडी के सेंटर में रखना है, ठीक है, प्लस आपको 3 एटम्स कहाँ रखने हैं? फेस के सेंटर में रखने हैं, ठीक है। फेस में कौन सा फेस पूछोगे तो मैं बोलूंगी कोई भी फेस चलेगा, बट ये कॉम्बिनेशन लेट से मैंने कहा। तो ऐसे में अब ये लोग बैठ के कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे यार, ना तो ये SCC है, ना तो ये BCC है, ना तो ये SCC है, ना तो ये ECC है। आपको क्या करना है? कस्टमाइज्ड आपको क्या बना के देना है? यूनिट सेल बना के देना है। क्या बोला मैडम आपने? 7 एटम्स कॉर्नर पे, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लो 7, एक छोड़ दिया। कौन सा छोड़ना है ये तो नहीं बताया गया था, तो हमने कोई भी छोड़ दिया, बट 7 बना दिए, ओके।
क्या बोल रहा है, बॉडी के सेंटर पे एक चाहिए। अच्छा लो मैडम, ये लो बॉडी के सेंटर पे एक बना दिया हमने। अच्छा क्या चाहिए, 3 एटम चाहिए। कहाँ चाहिए, फेस पे चाहिए। अच्छा लो, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये लो आपका तीसरा एटम, ये बना दिया। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में कभी भी कस्टमाइज्ड यूनिट सेल भी बोल सकता है बनाने के लिए। तो ऐसे में उस वक्त जिद पे मत अड़े रहना कि अरे यार हमको तो ये सिलेबस में ही नहीं था। सिलेबस में था ना, आपको ये नहीं सिखाया कॉर्नर पे कैसे रखते हैं, बॉडी के बीच में कैसे रखते हैं, फेस के बीच में कैसे रखते हैं, बताए ना। बस उसी सेम चीज को आपको उसके अकॉर्डिंग उसको बना के देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाने में तीखा बहुत पसंद है। मैंने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गई, मैंने नूडल्स ऑर्डर की। उसने ऐसी नूडल्स दी जो पूरी, पहले तो दिखने में भी वाइट 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 लग रही थी, अच्छा ऊपर से पूरी फीकी, गजब चीज। तो उसको मैंने बोला था स्पाइसी आप बनाइएगा, उसको मैं बोली हुई थी। तो उसमें स्पाइसी के नाम पर उस पर 3 हरी मिर्च थी बस, और कुछ भी नहीं था। वो मतलब खाना कैसे गले के नीचे उतारा, वो एक बड़ी ही अलग कहानी है। अब खाना उतारना पड़ता है। अगर अपन अपने देश में हो तो आपको तो इंडियन फूड कहीं भी मिल जाएगा, खा लो, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों को। बट अगर आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे नॉनवेज ही नॉनवेज मिलता है, और ऐसी जगह में अगर आपको वेज खाना मिल रहा है, और ठीक है वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। उसमें कैसे तो मैंने खाया, ठीक है। तो एक्चुअली में चीजें कैसी होती है, कस्टमाइज होती है। आप जैसा बोलोगे वो वैसा बना के देते हो। तो वैसे ही आपको जो यूनिट सेल बोला जाएगा आप वैसा यूनिट सेल बना के दोगे, ठीक है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसमें सवाल देखो कैसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कल को कोई तुमसे ऐसा पूछ ले, स्केच सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, स्केच बॉडी सेंटर, स्केच फेस सेंटर यूनिट सेल। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन गया, यहां से लेके यहां तक स्केच का ड्रॉ करने को कहा जा रहा है। ये वाली ड्राइंग और ये वाली ड्राइंग मत करिएगा। अच्छा, अब किसी को डाउट आएगा कि ये वाली ड्राइंग ऐसी क्यों दिख रही है, तो ये हम लोग 2 दिन बाद या फिर लेट्स से कल परसों पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले पढ़ेंगे और फिर ये सब मैं सिखाऊंगी ये कैसे आया, ठीक है। देखो वही सारी चीजें बुक में दी है कि 4 टाइप के आपके यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये आप लोगों का क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये पहला क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि कितने टाइप का आपके पास यूनिट सेल है। तो आपको एक एक टाइप एक्सप्लेन करना है अलोंग विथ डायग्राम। तो ये हमारी क्लास का, आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या है, स्केच करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स। और तीसरा है उनको एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली जब आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा तो आपको ये भी लिखना है कि टोटल 4 टाइप्स होते हैं, आपको ये भी डायग्राम भी बनाना है और आपको ये स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। हाँ, इन स्टेटमेंट्स को तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि इन सिंपल यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा ध्यान देना, बुक में यहाँ पे वर्ड लिखा गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो काय को कंट्रोवर्सी में आना, ठीक है, कि मैडम आपने तो एटम बोल दिया ना, क्यों मॉलिक्यूल नहीं हो सकता क्या। इसलिए उस बुक वाले ने इस कंट्रोवर्सी से खुद को बचाने के लिए क्या कहा कि भाई इससे अच्छा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स में। बॉडी सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में भी होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी होते हैं। तो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, इस आंसर को अपने ओन वर्ड्स में लिखो, बुक वाले की लैंग्वेज में मत लिखो। कैसे लिखना, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल the atoms are constituent particles are present at each corner of the unit cell as well as at the body centered of the unit cell। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, जो तुम्हें पढ़ा है, जो तुमने सीखा है, तो तुम कभी नहीं भूलोगे। उसकी लैंग्वेज छापने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को एक और नाम से जाना जाता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बट ये जो वर्ड है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। मैंने तो अभी तक जितनी भी पढ़ाई की केमिस्ट्री से या जितना भी लोगों को पढ़ाया, मैंने हमेशा यूजुअली एंड सेंटर्ड ही पढ़ा है। बहुत कम ऐसी बुक्स होती हैं या जगहें होती हैं यहाँ पे बेस सेंटर्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, ये जो बॉडी सेंटर्ड होता है और ये जो आपका फेस सेंटर्ड होता है और जो ये एंड सेंटर्ड होता है, इन तीनों को हम कौन सी कैटेगरी का यूनिट सेल कहते हैं, इन्हें हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। थोड़े से अपग्रेड हो गए ना यार ये लोग, ठीक है। ये था हम लोगों का आज का काम। अब ये जो हमने पढ़ाई की,
इस पढ़ाई को हम लोग 1.44 इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, और उसके अलावा चलो ठीक है, पहले इतना आज हम लोगों को बेसिकली यहाँ तक खत्म करना है, ये पढ़ना है और साथ में ये पढ़ना, और कल हम लोग फिर यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर से, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज तुम्हें नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगी, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखो इसे।